एवरीवन, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। ऑफेंस इफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कौन से सेक्शन में क्या दिया हुआ है और उसकी पनिशमेंट क्या होती है, और वो मामला कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल, मतलब संज्ञेय है कि असंज्ञेय है। और इसमें ये भी देखेंगे बिलेबल है कि नॉन बिलेबल, कहने का मतलब जमानतीय है कि गैर जमानतीय है। जैसे जमानतीय होता है तो उसमें जमानत पाना उस अभियुक्त का अधिकार होता है। कहने का मतलब अगर वो अभियुक्त जमानत के शर्तों को पूरा करता है तो उसे जमानत दे दी जाती है, ये आवश्यक है। जमानत की शर्तों को पूरा करने का मतलब होता है कि जो बेल बॉन्ड या सिक्योरिटी जो भरनी होती है वो अगर कर रहा है तो उसको जमानत दिया जाना अनिवार्य है। और लेकिन अगर नॉन बिलेबल है, गैर जमानतीय है, तो ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि उस अभियुक्त को जमानत दिया जाए कि या ना दिया जाए। तो जमानतीय और गैर जमानतीय का आपको मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जमानतीय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें किसी अभियुक्त को ये अधिकार होता है कि उसे जमानत दे दी जाए, जबकि गैर जमानतीय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति को जमानत दिया जाए या ना दिया जाए। और फिर ये देखेंगे कि किस कोर्ट में वो मुकदमा किस कोर्ट में चलता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं 302 जो कि मर्डर हत्या। अगर कोई किसी अभियुक्त पर हत्या का आरोप लगा हुआ है तो वो 302 में लगता है। इसमें पनिशमेंट क्या होती है? डेथ आर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन। तो अगर किसी अभियुक्त पर, किसी व्यक्ति पर अगर 302 लगा हुआ है तो हत्या का मुकदमा उसके ऊपर चलता है और उसे सज़ा कौन सी मिलती है? डेथ, मृत्युदंड मिलेगी या आजीवन कारावास और फाइन। तो या तो उसे मृत्युदंड मिलेगी या तो आजीवन कारावास मिलेगा और फाइन भी पड़ेगा, उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये नॉन बिलेबल है। नॉन बिलेबल का मतलब अजमानती है। इसमें जमानत पुलिस नहीं दे सकती है, कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कोर्ट उसको जमानत दे कि या न दे। अब ये सिचुएशन देख करके कोर्ट निर्णय करती है। और इसमें मुकदमा कहाँ चलता है? कोर्ट ऑफ सेशन में। तो 302 में क्या दिया है? मर्डर। इसमें डेथ पनिशमेंट मिलता है या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलता है और फाइन भी होती है। और ये एक कॉग्निजेबल मामला होता है, संज्ञेय मामला होता है, और ये नॉन बिलेबल है। इसका मुकदमा चलता है कोर्ट ऑफ सेशन में। उसके बाद सेकंड देखते हैं 303 जिसमें दिया है मर्डर बाई ए पर्सन अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। आजीवन कारावास पाए हुए व्यक्ति के द्वारा की गई हत्या, 303। अब आजीवन कारावास है तो वो कैसे किसी की हत्या कर सकता है? तो जब वो किसी विशेष सिचुएशन में जब वो छूटता है तो अब छूटे हुए समय में अगर वो किसी की हत्या कर देता है तो उस पर 303 चलता है, उस पर 303 का मुकदमा चलता है। और इसमें एक ही सज़ा है डेथ की, वो भी डेथ की, मृत्युदंड। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसको किसी अपराध के लिए आजीवन कारावास की सज़ा मिली है और अगर वो किसी तरह छूट के आता है और अगर किसी की वो हत्या कर देता है तो उस पर 303 चलेगा और उसे पनिशमेंट मिलेगी तो वो डेथ की मिलेगी। ये एक कॉग्निजेबल मामला है क्योंकि ये बहुत संज्ञेय मामला हो जाता है, क्योंकि एक अपराध तो पहले कर चुका था जिसके लिए उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिला था, और उसके बाद निकलने के बाद भी उसने किसी की डेथ कर देता है, उसे मर्डर कर देता है, तो उसके ऊपर 303 लगेगा, फिर उसे डेथ पनिशमेंट मिलेगा। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और ये नॉन बिलेबल है और इसमें मुकदमा कोर्ट ऑफ सेशन में चलता है। उसके बाद देखते हैं 304 कैपेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इफ एक्ट बाई व्हिच द डेथ इज कास्ड इन डन विथ द इंटेंशन ऑफ कासिंग डेथ। देखिए, ये आपराधिक मानववध में आता है कि जो कोई व्यक्ति आपराधिक मानववध करता है तो उस पर 304 लगता है। तो इसके दो पार्ट हैं, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि 304 दो रखता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को मारा है और उसकी मारने की इंटेंशन थी, इंटेंशन ऑफ कॉसिंग डेथ,
तो अगर मारने की इंटेंशन थी तो उसे इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, या इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स, उसे 10 साल की सज़ा या फाइन पड़ेगा। देखिए, अगर कोई कैपेबल होमिसाइड करता है और उसे जो डेथ किया, जिसी को मारा और उसको मारने की इंटेंशन थी, इंटेंशन से मारता है, तो उसे आजीवन कारावास या 10 साल की सज़ा और फाइन दोनों लगेगा। 10 साल की सज़ा भी हो सकती है और फाइन भी पड़ेगा, या आजीवन कारावास। ये कॉग्निजेबल मामला होता है और ये नॉन बेलेबल है। ये कोर्ट ऑफ सेशन में चलता है, इसका मुकदमा कोर्ट ऑफ सेशन में। और इसी 304 का सेकेंड पार्ट है, इफ़ एक्ट इज डन विद द नॉलेज दैट इज लाइकली टू कास, मतलब उस ज्ञान से इंटेंशन तो नहीं थी मारने की, लेकिन इस ज्ञान से किसी व्यक्ति को मारा कि वो मर गया, तो उसे इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स, उसे 10 साल की सज़ा होगी या जुर्माना या दोनों। ये एक कॉग्निजेबल मामला होता है और ये नॉन बेलेबल है और ये कोर्ट ऑफ सेशन में चलता है इसका मुकदमा। उसके बाद देखते हैं 304A 304A कॉसिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंस एक्ट, उपेक्षा के द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्यु करना। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है उपेक्षापूर्ण कि किसी की मृत्यु हो जाए, तो वो 304। देखिए, यहाँ मारने की इंटेंशन नहीं होती है, ना मारने का उसे ज्ञान होता है। जैसे कोई बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, वो सोचता है अरे कुछ नहीं होगा, चलो मैं बहुत तेज़ ऐसे निकल जाता हूँ। देखिए, उसका न मारने का इरादा है, ना ही उसे ज्ञान है कि कोई मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो ऐसी हरकत करता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो 304A में आएगा, 304A में आएगा। और इसमें 2 साल की सज़ा होगी आर फाइन, या जुर्माना होगा या दोनों होगा। तो देखिए, इसमें सबसे कम सज़ा होती है। इसमें 304A कब लगता है कि जब कोई व्यक्ति किसी को उपेक्षापूर्ण कार्य करता है, कोई ऐसा उपेक्षापूर्ण कार्य करता है जिससे किसी की डेथ हो जाए और उसे उस व्यक्ति को मारने की ना तो इंटेंशन थी ना तो नॉलेज थी, फिर भी वो व्यक्ति मर जाता है, तो उसके ऊपर 304 लग जाता है जो व्यक्ति ऐसा अपराध करता है। जैसे कोई बाइक चला रहा है या गाड़ी चला रहा है, खूब तेज़ चलाता है या इधर उधर लहरा के चलाता है, अरे कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा, लेकिन कोई मर जाता है, तब उसके ऊपर 304A लगेगा। और इसमें 2 साल की सज़ा होगी या जुर्माना या दोनों होगा। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये बेलेबल है भाई। देखिए, इसमें बेल भी मिल जाएगी आपको। और ये मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट होंगे वो इसकी सुनवाई करेंगे। तो 304A में दिया है कॉसिंग डेथ बाय रैश आर नेग्लिजेंट एक्ट, कोई ऐसा उपेक्षापूर्ण कार्य करना जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। इसमें 2 साल की सज़ा है या फाइन पड़ेगा या दोनों पड़ेगा। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है। इसमें पुलिस से ही, आपको थाने से ही जमानत मिल जाएगी और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की इसकी सुनवाई करेंगे। उसके बाद है 304B डाउरी डेथ, दहेज मृत्यु। 304B में लगता है दहेज मृत्यु। तो अगर कोई महिला है जो जिसकी शादी हुई है 7 साल के अंदर किसी महिला की मृत्यु अगर हो जाती है और वो स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है और ये सिद्ध हो जाता है कि उससे पहले उससे दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया गया था, तो जिन लोगों ने ऐसा किया है उसके परिवार वालों पर 304B लगेगा, दहेज डाउरी डेथ, दहेज मृत्यु। इसमें पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट ऑफ नॉट लेस दैन 7 ईयर्स, मतलब 7 साल तक से कम की सज़ा नहीं मिलेगी उन लोगों को, उनके परिवार वालों को, बट हुइच भी एक्सटेंड दो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। 7 साल से कम नहीं हो सकती, लेकिन आजीवन कारावास तक हो सकती है। कहने का मतलब 7 साल से कम की सज़ा नहीं मिलेगी, अधिकतम आजीवन कारावास भी हो सकता है उनके परिवार वालों को। तो अगर कोई महिला की मृत्यु होती है, डाउरी डेथ जिसको कहते हैं, दहेज मृत्यु आती है, तो जिन परिवार वालों ने ऐसा किया है, उनके पति और सास ससुर या जो घर के सदस्य हैं जिनके ऊपर ये मुकदमा चलेगा, उनको 7 साल से कम की सज़ा नहीं मिलेगी या आजीवन कारावास तक हो सकती है। ये कॉग्निजेबल मामला होता है,
नॉन बेलेबल, इसमें जमानत नहीं होती है। कहने का मतलब पुलिस जमानत नहीं देगी थाने से, आपको कोर्ट से फिर जमानत दे या न दे, ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। कोर्ट ऑफ सेशन, इसमें मुकदमा कहाँ चलता है? कोर्ट ऑफ सेशन में। उसके बाद 305 305 एबेडमेंट ऑफ सुसाइड कमिटेड बाय चाइल्ड आर इंसान आर डेलीरियस पर्सन आर एन इडियट आर ये पर्सन इन एक्सटोनेट। तो कहने का मतलब हुआ कि किसी बच्चे को दुष्प्रेरण करके उससे सुसाइड करवा देना। जैसे किसी बच्चे को कुछ ऐसा बोलो कि वो सुसाइड कर ले, या कोई ऐसा अनसाउंड माइंड का है या कोई मूर्ख व्यक्ति है, उससे ऐसी बात कहिए, दुष्प्रेरित करिए उसको कि वो आत्महत्या कर ले। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, जैसे मैं किसी बच्चे को कहूँ कि अरे तुम्हारे बहुत कम नंबर आते हैं, तुम्हारा जीवन बेकार है, देखो तुम्हारे बगल कितने अच्छे अच्छे नंबर आते हैं, तो उस बच्चे को तुम्हारा तो जीवन बेकार है, उस बच्चे को मैं ऐसा कहूँ कि वो बच्चा बहुत दुखी हो और सुसाइड कर ले, तो हमारे ऊपर 305 चलेगा। 305 में कौन सा दंड मिलता है? पनिशमेंट, डेथ। काफ़ी खतरनाक होता है। इसमें मृत्यु दंड मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास का, या 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। तो काफ़ी ख़तरनाक ये केस होता है 305 कि अगर जैसे अनसाउंड माइंड का है, या कोई मूर्ख पर्सन है, या कोई ऐसा पर्सन है जो अपना दिमाग सही से नहीं यूज कर पाता, उसको कोई व्यक्ति ऐसी बात कर करके दुष्प्रेरित करे कि वो आत्महत्या कर ले, तो जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसको डेथ पनिशमेंट मिलेगा, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिल सकता है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। ये कॉग्निजेबल मामला होता है। नॉन बेलेबल, इसमें गैर जमानती होता है, और कोर्ट ऑफ सेशन में इसका मुकदमा चलता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 306 अवेटिंग द कमीशन ऑफ सुसाइड। अवेटिंग द कमीशन ऑफ सुसाइड 306 अवेटिंग द कमीशन ऑफ सुसाइड, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करना। तो अगर किसी व्यक्ति को मैं ऐसी बात करके कहूँ और वो आत्महत्या कर ले, देखिए 305 में दिया है किसी ऐसे बच्चे को जो अपना दिमाग यूज नहीं कर सकता, या कोई इडियट पर्सन हो, या कोई ऐसा पर्सन हो कि जो अपना दिमाग सही से यूज नहीं कर पाता है, तो अगर उसको दुष्प्रेरित करके वो आत्महत्या का दुष्प्रेरित किया करता है कोई व्यक्ति, तो उस पर 305 लगता है। और 306 ऐसे व्यक्तियों पर लगता है जो सही होता है। किसी भी व्यक्ति को, अगर ऐसा व्यक्ति जो अपना निर्णय खुद ले सकता हो और उसे आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित कोई अगर व्यक्ति करता है, तो उस पर 306 उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। और इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन, 10 साल की सज़ा मिलेगी और फाइन भी लगेगा। ये कॉग्निजेबल मामला होता है, नॉन बेलेबल होता है, और कोर्ट ऑफ सेशन में चलता है। इसका मुकदमा कहाँ चलता है? कोर्ट ऑफ सेशन में चलता है। उसके बाद 307 अटेम्प्ट टू मर्डर 307 कब चलता है? हत्या का प्रयास, किसी व्यक्ति को हत्या का प्रयास, जैसे कोई काम ऐसा करता है किसी को मारने के लिए कि अगर वो मर जाए तो उस पर मर्डर लगेगा, 302 लगेगा। तो अगर वो मरता नहीं है, तो अगर वो जैसे कोई व्यक्ति किसी को गोली मार दिया, अब बाई चांस वो बच गया, तो उस पर 307 लगेगा जिस व्यक्ति ने ऐसी हरकत की है। कि कहने का मतलब हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर, इसमें है इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन, 10 साल की सज़ा हो सकती है, 10 साल तक की सज़ा और फाइन, जुर्माना। ये कॉग्निजेबल मामला है, नॉन बेलेबल है, और कोर्ट ऑफ सेशन में इसका मुकदमा चलेगा। तो बेलेबल नॉन बेलेबल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने शुरू में ही बता दिया था। बेलेबल वो मामले होते हैं जिसमें जमानत आपका अभियुक्त का अधिकार होता है। अगर अभियुक्त दिए हुए शर्तों को पूरा करे तो वो जमानत लेगा, उसको जमानत अवश्य मिलेगी बेलेबल ऑफेंस में। लेकिन अगर नॉन बेलेबल है तो ये निर्भर कोर्ट पर करता है कि कोर्ट उसको जमानत दे कि ना दे।
उसमें जमानत अभियुक्त का अधिकार नहीं रह जाता है नॉन बेलेबल में। तो इफ़ सच एक्ट काज हर्ट ऑफ एनी पर्सन, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा मर्डर का प्रयास करता है जिससे उसको कुछ हर्ट होती है, तो इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास हो सकता है, या 10 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। एक कॉग्निजेबल मामला है और नॉन बेलेबल है, और ये कोर्ट ऑफ सेशन में चलता है इसका मुकदमा। उसके अटेम्प्ट बाय लाइफ कन्विक्ट ऑफ मर्डर इफ़ हर्ट इज कास्ट, कहने का मतलब हुआ अटेम्प्ट बाय लाइफ कन्विक्ट, कोई टू मर्डर, अगर मान लीजिए कोई आजीवन कारावास का दोषी है और वो मर्डर का प्रयास करता है जिससे कुछ हर्ट होता है, तो उसे डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स, उसे या तो मृत्युदंड मिलेगा या तो 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। एक कॉग्निजेबल मामला है, नॉन बेलेबल है, और ये कोर्ट ऑफ सेशन में इसका मुकदमा चलता है। उसके बाद 308 308 में क्या दिया है? अटेम्प्ट टू कमिट कैपेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट कैपेबल, अपराधी मानववध का प्रयास। जैसे इसमें हत्या का प्रयास था, तो इसमें 308 में आपराधिक मानववध का प्रयास। अब हत्या क्या होती है, आपराधिक मानववध क्या होता है, ये 299 और 300 में डिफाइन किया गया है, जिसको हम किसी और अगली वीडियो में बनाएंगे तो बताएंगे कि 299 क्या है, आपराधिक मानववध क्या है, और हत्या क्या है, मर्डर क्या है। तो 308 क्या होता है कि कैपेबल होमिसाइड का प्रयास करना, तो इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल की सज़ा हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों। कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, कोर्ट ऑफ सेशन में। इफ़ सच एक्ट काज हर्ट, और ऐसा कोई कार्य जो कमिट कैपेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट था, उससे कोई हर्ट अगर हो जाती है उस पर्सन को, तो 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, या फाइन, या दोनों। तो देखिए 7 साल तक की सज़ा या फाइन, तो सज़ा हो सकती है या फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। कॉग्निजेबल है ऑफेंस है, ये नॉन बेलेबल है, और ये कोर्ट ऑफ सेशन में चलता है। उसके बाद 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या का प्रयास। ये देखिए जैसे कोई व्यक्ति खुद अपनी आत्महत्या का प्रयास करता है, 309 लगता है उस पर, तो ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी ये हमारे यहाँ है कि कोई व्यक्ति खुद सुसाइड नहीं कर सकता। भाई जान देने का अधिकार है, लेने का नहीं है। भाई जब कहा जाता है कि कोई व्यक्ति, ईश्वर के अलावा कोई व्यक्ति किसी को जान नहीं दे सकता, तो जान ले भी नहीं सकता वो अपना। तो अगर कोई व्यक्ति खुद आत्महत्या करने का प्रयास करता है, तो उस पर 309 लगेगा। इस पर सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 साल तक की साधारण कारावास, या फाइन, या दोनों। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद आत्महत्या करने का प्रयास करता हुआ पकड़ा जाता, अगर आत्महत्या कर लेता है तो कोई बात नहीं है, और अगर आत्महत्या करने का प्रयास करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसी व्यक्ति को 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, या फाइन, या दोनों। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये बेलेबल है, इसमें जमानती है, जमानत मिल जाती है, कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस सेक्शन में कौन सा अपराध दिया गया है, और उसकी पनिशमेंट कितनी है, और वो मामला कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल, और बेलेबल है कि नॉन बेलेबल, जमानती है गैर जमानती है, और किस मजिस्ट्रेट के द्वारा उसकी सुनवाई होगी। इसके आगे वाले सेक्शन जो हैं हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो, क्योंकि इसमें ये भी बताया गया है कि किस सेक्शन में किस अपराध के बारे में सज़ा का प्रावधान किया गया है, और वो सज़ा बेलेबल है कि नॉन बेलेबल, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है। तो वैसे अगर कोई अभियुक्त जो होता है, जब वो पकड़ा जाता है तो उसे बता दिया जाता है, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उस अभियुक्त को बता दिया जाता है कि ये बेलेबल ऑफेंस है, और थाने में आकर के अपनी जमानत ले लेना। और अगर नॉन बेलेबल, क्योंकि आम आदमी को तो पता नहीं होगा कि वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल, तो अगर बेलेबल है तो पुलिस खुद बता देती है।
तो जा कर के थाने से ज़मानत ले लेना होता है। और अगर नॉन अवेलेबल है तो फिर उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। तो कोर्ट देखती है सिचुएशन को, अगर कोर्ट को लगता है कि अभियुक्त को ज़मानत दे देनी चाहिए तो दे दी जाती है, और नहीं तो नहीं दी जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।